पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कल दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद थे। उस बैठक में क्या कुछ हुई है, इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। इनसे विस्तार से जानेंगे कि उस बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या चर्चा हुई। सर, कल दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में बिहार कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर मौजूद थे। क्या बैठक में चर्चा हुई? देखिए सौरभ जी, मैं मानता हूं कि कांग्रेस की पोल पट्टी खुल गई। ठीक है ना, पोल पट्टी खुल गई। कांग्रेस की पोल पट्टी खुल गई। बगैर रणनीतिक तैयारी के जी आप ज्यादा कूद रहे थे। और देखिए, लालू यादव ने जैसे ही झिड़की दी, जी जैसे ही कांग्रेस को कहा कि जो आप संदेश देना चाह रहे हैं बिहार के बारे में, जी फैसला कर लीजिए। यदि आपको आरजेडी की जरूरत नहीं है तो मुझे भी कांग्रेस की जरूरत नहीं है, लड़के मर जाइए। तो देखिए, इसके बाद कांग्रेस डर गई। क्यों कांग्रेस डर गई ना? क्यों अचानक बैठक हुई? देखिए, मैं बार बार कह रहा था कि यह लड़ाई पोजीशनिंग की है, यह लड़ाई सीटों को बढ़ाने की है जी। लेकिन आपने तैयारी पूरी नहीं की। आपने प्रभारी को बदला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। संगठन में परिवर्तन होते रहते हैं। आपने बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला, अखिलेश प्रसाद सिंह को। देखिए, जबकि जो हमने कहा रणनीतिक भूल, देखिए जब प्रशासनिक और राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, प्रशासनिक परिवर्तन की बात करें तो एसपी, डीएम और सारे थानेदार एक साथ नहीं बदल दिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने प्रभारी भी बदला और कांग्रेस ने अध्यक्ष भी बदला एक ही साथ। हाँ, एक मतलब कुछ दिनों के अंतराल। हाँ, और इसके बाद यह संदेशा दे दिया कि हम आरजेडी से बहुत दूर हैं। देखिए, जो परंपराएं चलती आ रही थी बिहार में, आरजेडी ड्राइविंग सीट पर है, लालू यादव महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के अभिभावक की तरह है। जी ठीक है ना? आप अरविंद केजरीवाल से झगड़ा कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी। जी देखिए, उसका संदेशा कुछ और जाता है। अरविंद केजरीवाल को कहने वाले कहते हैं कि वह बी टीम, भाजपा की बी टीम की तरह उसका अभ्युदय हुआ था। लेकिन लालू यादव का जो संदेशा है, लालू यादव की जो पहचान है, वह घनघोर भाजपा विरोधी के रूप में है। तो देखिए, आपने प्रभारी बदला, आपने अध्यक्ष बदला, लेकिन इन दोनों ने एक शिष्टाचार मुलाकात भी लालू यादव के साथ नहीं की। और देखिए, आपने कन्हैया कुमार की यात्रा शुरू करा दी। आप देखिए, लालू यादव ने इफ्तार पार्टी कल की थी और उस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के कोई बड़े नेता नहीं पहुंचे। एक तरीके से बिहार में यह संदेश आ गया कि कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव की इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर दिया। ठीक है तो अब यह क्या संदेश आ गया? तो इसके बाद स्वाभाविक तौर पर लालू यादव का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाना कि फैसला पहले ही कर लो, जो करना है, लड़ना है साथ में, नहीं लड़ना है साथ में। तो देखिए, इसके बाद हड़बड़ी में बिहार के तमाम कांग्रेस के नेताओं को तलब कर लिया गया। प्रभारी भी बुलाए गए, अध्यक्ष भी बुलाए गए, अखिलेश प्रसाद सिंह भी बुलाए गए, मदन मोहन झा भी बुलाए गए, शकील अहमद खान भी बुलाए गए, सभी के सभी बुला लिए गए और बिहार की स्थिति और परिस्थिति पर चर्चा हुई। और आप वहां 3 घंटे तक लगातार थे। जब मीटिंग खत्म हुई तब भी आपने अनौपचारिक तरीके से कई नेताओं से बातचीत की और वहां कईयों ने यह भी कहा था, कई विधायकों ने कहा कि कांग्रेस को अलग लड़ना चाहिए। बैठक में एक बड़े नेता ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस के वोट बैंक पर आरजेडी सवारी कर रही है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, जमीनी सच्चाई नहीं। हाँ, जमीनी सच्चाई नहीं है। ठीक है ना? कांग्रेस को आरजेडी की जरूरत है और आरजेडी को कांग्रेस की जरूरत है। तो देखिए, जब यह बातें हुई, और देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए कि आप कब तक बैसाखी पर रहोगे। और जब से आपका जो संबंध है या आप आरजेडी के साथ मिले हो, आपकी पहचान खत्म होती गई बिहार में। लेकिन इसे पुनर्स्थापित करने की जो रणनीति है, वह लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म पॉलिसी में आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, चुनाव सामने है। इसलिए अभी चुनाव की जरूरतों के हिसाब से आपको फैसला करना होता है। तो देखिए, अब लालू यादव ने कहा तो यहां सभी बुला लिए गए और अंत में क्या हुआ? ठीक है, खूब बातें हुई और देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह ने फिर से वकालत की कि देखिए, बिहार की जो स्थिति है, मदन मोहन
झा ने भी कहा कि देखिए आरजेडी को एक झटके में नहीं छोड़ा जा सकता है। और इसके बाद क्या हुआ, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि कांग्रेस आरजेडी के साथ चलेगी। और देखिए इसके बाद जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लाबरू और प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश राम दोनों को इस बात का ऐलान करना पड़ा, लेकिन पेच अब भी फंसा कर रखा गया है। देखिए मैं आपके वीडियो में मैं सुन रहा था, कृष्णा अल्लाबरू को भी सुन रहा था और राजेश राम को भी सुन रहा था। देखिए राजेश राम जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, दलित चेहरे हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, कभी इधर उधर नहीं हुए हैं, लेकिन राजेश राम को अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। राजेश राम को जब ये बोल रहे थे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है, गट्स फीलिंग भीतर से नहीं आ रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, लीडरशिप कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। देखिए कांग्रेस से छोटी पार्टी है, वोट बैंक किसके पास कितना है इस पर बहस है, लेकिन जब मुकेश सहनी वीआईपी के नेता बोलते हैं, सुप्रीमो बोलते हैं, तो वो गट्स के साथ बोलते हैं, दहाड़ने लगते हैं। तो राजेश राम को देखिए कांग्रेस और जनता के सामने जब आप जाएंगे तो आप कि कहने का जो तौर तरीका होगा, कहने का जो लहजा होगा, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो कहीं से राजेश राम का मेकओवर कराने की जरूरत भी है कि कैसे उनकी पर्सनालिटी डेवलप होगी और कैसे वह प्रदेश अध्यक्ष की तरह। तो देखिए अब यह बात तो हो गई कि आरजेडी के साथ चलना है। तो लालू यादव ने जो झिड़की दी वह काम आ गया, अब यह कंफ्यूजन खत्म हो गया। लेकिन कृष्णा अल्लाबरू ने क्या कहा, एक बड़ी बात कह दी तेजस्वी यादव को लेकर कि जब कि भाई जब हम गठबंधन के भीतर बातचीत करेंगे तब यह बातचीत होगी कि सीएम कोई घोषित होगा कि नहीं होगा। देखिए यह बात हो ही नहीं सकती है और इस बात को आरजेडी कबूल कर ही नहीं सकता है। और देखिए लालू यादव ने 2 दिनों पहले मोतिहारी में वो गए थे कार्यक्रम में, उन्होंने क्या कहा, कोई माई का लाल जो है वह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता है। तो इंडिया ब्लॉक में यदि कांग्रेस है, आरजेडी है, तो मुख्यमंत्री के फेस तेजस्वी यादव ही हैं। अब उसके प्लस माइनस क्या है, नफा नुकसान क्या है, उसको आप तोल सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को आप नेता नहीं मानेंगे और बिहार में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन सलामत रह जाएगा, यह संभव नहीं है। यदि आपने तेजस्वी यादव को नेता मानने से इनकार किया तो परिणाम यह होगा कि महागठबंधन टूट जाएगा, महागठबंधन फूट जाएगा। देखिए पिछले कई दिनों से कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही है। कन्हैया कुमार जो यात्रा लेकर निकले हैं उसमें देखिए पहले तो नौकरी की बात हो रही थी, बाद में पलायन की बात। देखिए बिहार के लोग चर्चा कर रहे हैं कि नौकरी और पलायन की बात, नौकरियां कब खत्म हुई, पलायन कब बढ़ा। पिछले 30 वर्षों में पलायन बढ़ा है और नौकरियों पर सवाल। नीतीश कुमार की सरकार ने तो नौकरियां दी है ना। देखिए अब पूरे देश में सरकारी नौकरियों का जब आप डाटा निकालेंगे तो उसमें नीतीश कुमार आगे निकल जाएंगे। लेकिन पलायन क्यों बढ़ा, क्योंकि बिहार में कल कारखाने बंद हो गए, शुगर मिल किस दौर में बंद हुए, अपराध किस दौर से बढ़ा, स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का भट्टा कब से बैठा, पहले चरवाहा विद्यालय और फिर बाद में नीतीश कुमार ने मुखिया जी के द्वारा शिक्षकों की बहाली करा दी। तो जब पलायन बढ़ा तो अब आप पलायन की बात कर रहे हैं, लेकिन पलायन को रोकने के लिए रोडमैप क्या है? प्रशांत किशोर एक रोडमैप देते हैं, वो कहते हैं कि जब जनसुराज आएगा तो ये 5 काम हो जाएगा। लेकिन कन्हैया कुमार की यात्रा भी अचानक शुरू कर दी गई। हाँ समझे ना, कोई रोडमैप नहीं बनाया गया। देखिए कोई नेता आता है जिसे आप आगे लाने की कोशिश करते हैं, आपको यह पता नहीं है कि आपकी जमीन कहाँ है, तो कन्हैया कुमार चलते चल रहे हैं, लेकिन जब वह आगे बढ़ जा रहे हैं तो पीछे क्या कोई प्रभाव दिख रहा है, कोई आधार बढ़ रहा है, कोई संगठन मजबूत हो रहा है। और देखिए कल की मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई होगी कि देखिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व बिहार में कांग्रेस की दुर्दशा के लिए क्या कम जिम्मेवार है। मदन मोहन झा कितने साल अध्यक्ष रहे, अखिलेश प्रसाद सिंह कितने साल अध्यक्ष रहे, लेकिन प्रदेश कार्य समिति नहीं बनी। प्रदेश कार्य समिति नहीं बनी। कप्तान आपने बना दिया,
लेकिन खेलने वाले खिलाड़ी नहीं। हाँ, तो पहले तो कांग्रेस आला कमान और मुझे याद है कृष्णा अल्लाह बरू ने जब वह प्रभारी बने थे और बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि जो लेग पुलिंग करने वाले लोग हैं, जो गुटबाजी करने वाले लोग हैं, उन्हें निकाल बाहर करेंगे। तो भाई प्रदेश कार्य समिति के पहले घोषणा कीजिए और फिर इसका भी देखिए जिला कमेटियां हैं और जिला कमेटियों में अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने समीकरण के हिसाब से आधे से अधिक जिला कमेटियों में सवर्ण है। क्या एक झटके से आप उन्हें हटा देंगे? क्या आपके पास बूथ कमेटी है? देखिए आपका जो प्रभाव है ना वह मुसलमान वोट बैंक पर प्रभाव जो सीमांचल में दिखता है। आपने सीमांचल में देखा कि किशनगंज में फिर से डॉक्टर मोहम्मद जावेद जीत गए, कटिहार में तारिक अनवर जीते और पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीत गए। ठीक है ना? उसमें भी कांग्रेस की भूमिका रही। तेजस्वी यादव ने इतना विरोध किया, लालू यादव ने इतना विरोध किया, लेकिन यह प्रियंका गांधी को क्रेडिट जाता है कि वहां कांग्रेस झुकी नहीं और राहुल गांधी पूर्णिया में प्रचार करने गए नहीं। बीमा भारती जिनकी जमानत जब्त हुई आरजेडी के उम्मीदवार, उन्हें राहुल गांधी का आशीर्वाद कटिहार में दिलाया गया। तो देखिए यदि आरजेडी और कांग्रेस अलग हो जाए तो मुसलमान वोट बैंक सबसे पहले विभाजन हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब यह देखिए जो सासाराम में जीते मनोज राम तो बसपा से आए थे। हम बार बार कहते हैं कि बिहार में जो दलित वोट बैंक है उसमें 3 बड़े धड़े हैं, पासवान है, मांझी हैं और राम है। हाँ रविदास है। तो पासवान के नेता चिराग पासवान है, मांझी के नेता जीतन राम मांझी हैं, पासवान भी 5% हैं और रविदास भी 5% हैं। तो रविदास के वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश कांग्रेस ने शुरू की है और देखिए इस कोशिश से आरजेडी की तैयारियों को भी झटका लगा। आपको पता है कि जगदानंद सिंह पिछले कई महीनों से पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे और उनके परिवर्तन की चर्चा चल रही थी और कहा जा रहा था कि कोई दलित चेहरा शिवचंद्र राम का नाम सामने आ रहा था कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर कुमार सरबजीत पासवान। तो अब जब कांग्रेस ने राजेश राम को बना दिया तो अब तो भाई शिवचंद्र राम नहीं हो सकते हैं। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि बिहार में तमाम पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं यदि जगदानंद सिंह नहीं आ रहे हैं फिर भी उनकी गिनती की जाए तो सिर्फ आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वह सवर्ण बच रहा है। और जीतन राम मांझी अनिल कुमार ठीक है। जीतन राम मांझी की पार्टी छोटी पार्टी है लेकिन भाजपा में देखिए दिलीप जायसवाल हो गए, भाई जेडीयू में उमेश कुशवाहा हो गए और फिर क्या बोलते कांग्रेस में अब राजेश राम हो गए। अब आपको यह भी संदेश देना होगा कि अखिलेश प्रसाद सिंह के हटाए जाने से जो नाराजगी और मायूसी चाहे प्रतिशत जो हो, जो भूमियारों में दिखाई पड़ा या दिख रहा है उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? समझे? देखिए कन्हैया कुमार को अपना नेतृत्व स्थापित करने में अभी वक्त लगेगा। कन्हैया कुमार को बिहार के भूमियार आंख मूंद कर स्वीकार कर लेंगे और अखिलेश सिंह से बड़ा नेता मान ले, भविष्य के नेता हो सकते हैं, अभी के नेता नहीं, भविष्य के नेता हो सकते हैं। ठीक है ना? और यह भी बड़ा सवाल है कन्हैया कुमार के साथ क्या तेजस्वी यादव मंच साझा करेंगे? मैं बार बार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू का हवाला दे रहा हूं कि कन्हैया कुमार ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करने में, लेकिन क्या तेजस्वी यादव को परेशानी नहीं है? और अब देखिए जब भी बातचीत होगी कृष्णा अल्लाह बरू ने जो एक पटाखा फोड़ा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर या मुख्यमंत्री का चेहरा न घोषित कर, तो अब देखिए लालू यादव की दूसरी झिड़की भी आएगी कि कोई बातचीत शुरू करने के पहले इस बात का ऐलान कीजिए कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और यह ऐलान जो है केंद्रीय नेतृत्व को करना होगा, कृष्णा अल्लाह बरू की मौजूदगी में करना होगा, राजेश राम की मौजूदगी में करना होगा। और कल की मीटिंग में एक और फैसला नहीं हो पाया, वह फैसला पप्पू यादव का फैसला है, वह फैसला पप्पू यादव को लेकर फैसला है कि पप्पू यादव, देखिए आरजेडी के साथ आप चल रहे हैं, आरजेडी का पप्पू यादव के साथ क्या रिश्ता है, 32-36 क्या है यह भी हम और आप जानते हैं। तो और इधर के दिनों में आपने देखा तेजस्वी यादव ने पटना में इफ्तार पार्टी लालू यादव ने दी। तेजस्वी यादव पहली बार इफ्तार पार्टी करने को निकले और पूर्णिया गए और पूर्णिया में उसी दिन इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जिस दिन पप्पू यादव कर रहे थे। तो वहां भी शक्ति प्रदर्शन हुआ और देखिए आरजेडी के लिए भी कम चुनौती नहीं है।
कांग्रेस नाराज हो। आपको यह भी समझना होगा कि आप ठीक है ड्राइविंग सीट पर हो, लेकिन आप बातचीत क्यों नहीं करते हो? क्या परिस्थिति बन गई? छोड़िए कांग्रेस के नेता नहीं आए, मुकेश सहनी भी इफ्तार पार्टी में नहीं आए, और मुकेश सहनी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए साहबुद्दीन, दिवंगत साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब मुजफ्फरपुर पहुंच गए और मजलिस लूट ली। ठीक है ना। ओसामा साहब को देखिए, साहबुद्दीन के चले जाने के बाद साहबुद्दीन के परिवार और लालू परिवार में क्या रिश्ते रहे यह भी हमने और आपने जाना था। लेकिन जब बेलागंज का उपचुनाव आया तो दूरियां कम करने की कोशिश की गई, लेकिन कितनी मदद ली गई, ओसामा साहब को आगे नहीं लाया गया। ओसामा साहब भी फील कर रहे होंगे, ओसामा साहब को यह भी पता नहीं है आज की तारीख में कि उन्हें सीमान में कहां से चुनाव लड़ना है, कहां से लड़ाई जाने का फैसला होना है। तो ओसामा साहब पटना की इफ्तार पार्टी में नहीं आते हैं, मुकेश सहनी की इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं। गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर बातचीत नहीं होती है। मुकेश सहनी 60 सीटों की बात करते हैं, कांग्रेस 70 सीटों की बात कर रहा है, माले 50 सीटों की बात कर रहा है लेफ्ट, तो 70, 50, 120 और 60, 180 पर ये ही लड़ेंगे। तो बाकी क्या 63 सीटों पर सिर्फ, हाँ, तो आरजेडी। तो कई लोग कह रहे हैं कि जो मुकेश सहनी ने 60 सीटों की मांग की है उसके पीछे भी तेजस्वी यादव हैं, और यह मांग इसलिए हुई ताकि कांग्रेस को काबू में नियंत्रण भी कर सके। तो आज जो कल मीटिंग हुई है, कांग्रेस को लालू यादव ने नियंत्रित कर दिया कि देखिए ज्यादा अलबलाइए मत, यदि लड़ना है साथ में तो अभी से कहिए और नहीं तो अपना रास्ता नापिए। सौरभ जी चलिए, तो ये देखिए कि कांग्रेस की बैठक की पूरी कहानी ज्ञानेश्वर ने आपको पूरी बता दी कि कांग्रेस क्यों अचानक बैठक बुलाई। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और एक्स हैंडल पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।